हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिंग कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है, माय नेम इज शहबाज पठान। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। माय एक्सपीरियंस इज 8 years। मैं पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो स्टडी हो चुकी है, आई एम अ बीई इन मैकेनिकल, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, रीडिंग कोचिंग क्लासेस हम लोग 2014 में हम लोगों ने रेडियन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया था और कंटिन्यूअसली वहां से हम लोग इसको रन करते आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के बच्चों के बैचेस लिए। ठीक है, तकरीबन 2 साल सीबीएसई और स्टेट बोर्ड को कंटिन्यू पढ़ाने के बाद फिर हमने जेडब्ल्यू और नीट की क्लासेस को स्टार्ट किया। मतलब आप ये सोच सकते हो कि पिछले 4 साल से हम लोग जेडब्ल्यू और नीट की बैचेस कंटिन्यू रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये हो सकता है कि कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चों, मतलब ये वीडियो किस बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जिन बच्चों का अभी 10th हो चुका है। ठीक है ना, जिन बच्चों का 10th हो चुका है और जो 11th में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लगता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमर्स के बच्चे हो जो 11th में कॉमर्स लेना चाहते हैं, कुछ आर्ट्स के बच्चे हो, कुछ साइंस के बच्चे हो। तो ये वीडियो स्ट्रिक्टली साइंस के बच्चों के लिए। तो मेरी आशा है कि जो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सारे के सारे साइंस बोर्ड के ही बच्चे हो गए जो 11th में जाके साइंस लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग 10th के एग्जाम देते हैं, जब हमारे 10th के एग्जाम होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते रहते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन का मतलब क्या कि 11th में क्या लेना चाहिए, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। ठीक है, तो ये तो मैं कम्प्लीटली आप पे ही सौंप दूंगा कि वो तो आप डिसाइड करो कि आपको कॉमर्स लेना है, आपको साइंस लेना है या आपको आर्ट्स लेना है। ठीक है, बट डेफिनेटली मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो साइंस है, ठीक है ना, साइंस एक ऐसी फील्ड है जिससे आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी रास्ते पे जा सकते हो। एक बार आपने आर्ट्स सिलेक्ट कर लिया तो आप उसके बाद कॉमर्स और साइंस की किसी भी फील्ड में नहीं जा पाओगे। एक बार आपने कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया तो आप साइंस की किसी भी फील्ड में नहीं जा पाओगे। ठीक है, और अगर आपने साइंस लिया तो आप साइंस के सारे फील्ड में जा सकते हो, साथ ही साथ कॉमर्स के फील्ड में भी जा सकते हो और साथ ही साथ आर्ट्स के फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए हर साल तकरीबन 60 to 70% बच्चे 10th पास आउट होने के बाद साइंस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर साइंस तो ले लिया, बट साइंस के बाद क्या, साइंस के बाद क्या करें? तो जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको मेरी एक स्टोरी बता दूं। हम लोग पिछले 6 साल से कोचिंग क्लासेस को रन कर रहे हैं और जब भी हमारे पास 10th के बच्चे आते हैं, जब भी हमारे पास 10th के बच्चे आते हैं 11th में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं नॉर्मली हर बच्चे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका 11th 12th साइंस लेने के बाद क्या एम है, ठीक है, मतलब आगे जाके क्या करना चाहते हो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 90% ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि हम परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या करना। बट ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, ठीक है ना, बहुत ही, मेरे ख्याल से ये सबसे खतरनाक थिंकिंग है। क्योंकि आप लोग साइंस ले रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि आगे हमें क्या करना है, तो ये तो कम्प्लीटली गलत है। पहले आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से साइंस लो। तो आप सोच रहे हो कि सर मुझे तो ना एक्टर बनना है, तो एक्टर बनना है तो फिर साइंस लो, ठीक है ना, एक्टिंग स्कूल जाके ज्वाइन करो। सर मुझे तो पेंटर बनना है, ठीक है ना, पेंटर बनने के लिए फिर साइंस लो, ठीक है, कोई पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आप बोलते कि हाँ सर मेरा एम है कि मैं ना इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है, हाँ सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सर मैं ग्रेजुएट करना चाहता हूँ किसी अच्छे रेपुटेड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एंड सो ऑन, तब जाके मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग क्या करो, साइंस लो। ठीक है, तो सबसे पहला अभी जो बच्चे 10th में है और जो 11th में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप पहले डिसाइड करो, ठीक है ना, कि आपको लाइफ में क्या बनना है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप लोग अपने अपने फील्ड को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको पहले डिसाइड करना है और उस डिसीजन के हिसाब से आपको फील्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब बच्चों ने ठीक है सर साइंस ले लिया, आगे क्या करें? हम तो हमारे सीनियर से सुनते हैं कि सर साइंस बहुत डिफिकल्ट है। देखो क्या होता है, जिनसे आप सुन रहे हो वो कैसे है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मान लो कि मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं 11th साइंस में और अभी वो 12th में चले गए और अभी आप 11th में आने वाले, अगर आप 40 में से
उन बच्चों को कांटेक्ट करते हो जो गधे हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, दिन भर टाइम पास करते रहते हो। अगर ऐसे बच्चों को पूछेंगे तो उनके लिए तो साइंस डिफिकल्ट है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। पर अगर आप ऐसे बच्चों से पूछते हो जो ईमानदारी से अपना काम करते हो, तो वो आपको एक बोलेगा साइंस बहुत ईजी है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ये तो होगी साइंस की बात। अब सर हम तो सुनते आते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, मेडिकल में जाना है, तो क्या करें? तो इंजीनियरिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप एक JEE करके एग्जाम होते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये दे सकते हो, या एक MSCT करके एग्जाम होती है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके, ठीक है। इससे क्या होता है? तो JEE से आप लोग ऑल ओवर इंडिया के रिप्यूटेड कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि IIT हो गया, NIT हो गया, IIIT हो गया, एंड सो ऑन। MSCT से आप महाराष्ट्र बोर्ड के सभी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सर फिर हमने क्या करना चाहिए? हमने महाराष्ट्र बोर्ड की MSCT करनी चाहिए, फिर JEE करनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं और फिर आप खुद से ये सवाल करो। तो देखो, जो JEE है, ये एकदम थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू MSCT। अगर आप सोचो कि JEE यहाँ है तो MSCT यहाँ पर, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझमें वो टैलेंट है, मुझमें वो मेहनत कर सकता हूँ, मैं आगे जाकर कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, या मेरे में वो पैशन है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो आप 100% JEE कर सकते हो। पर आपको लगता है कि सर ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप MSCT कर सकते हो। मतलब मैंने आप पे ही क्वेश्चन छोड़ दिया कि अगर आप में वो ताकत है, वो जज्बा है, वो पैशन है, तो आप 100% JEE करके IIT जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में जा सकते हैं, IIT NIT, ठीक है। देखो क्या होता है ना बच्चों, हम लोग सुन तो लेते बहुत सारी चीजें कि हम JEE करेंगे, JEE से ये होता है, नीट करेंगे, नीट से ये होता है। देखो आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन खुद से पूछो कि क्या मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ क्या? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि क्या आप मेहनत कर सकते हो क्या? मेहनत तो सर हम लोग करते हैं, हम तो बचपन से पढ़ाई करते आ रहे। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, पढ़ाई तो सारे बच्चे कर लेते हैं। अगर 45 वाला भी पढ़ लेता है, 90 वाला भी पढ़ता है, तो फर्क क्या है? 45 वाला टाइम पास करके पढ़ता है या उतना डेडिकेटली नहीं पढ़ता, 90 वाला फोकस्ड होता है कि मुझे 90 लाना, मुझे 95 लाना, तो वो मेहनत करना होगा, ठीक है ना। जैसे मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, और मेहनत तो टाटा बिरला अंबानी भी करते हैं, और दोनों के रिजल्ट में काफी फर्क है, ठीक है ना। तो यही आप कैसे मेहनत करते हो, क्या आप में इतना डेडिकेशन है क्या कि मैं IIT NIT जैसे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप इतने पैशनेट हो क्या कि मैं दिन में 6 से 7 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकता हूँ? क्या आप में इतनी ऑनेस्टी है क्या कि जो आपके टीचर्स आपको कहते हैं वो आप कंटिन्यू फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे आपका मेडिकल और IIT में सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सवाल पहले आप खुद से पूछो कि क्या आप में ये सारी बातें हैं, क्या आप ये लोग कर सकते हो। तो आपको बता दो क्या होता है ना, मैं इतने सालों से क्लासेस ले रहा हूँ, जब बच्चे 10th पास आउट हो जाते हैं, जब 11th में जाते हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हें बहुत जोश होता है कि अरे यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है, मुझे कुछ तो भी करना है, मुझे कुछ तो भी करना है, फिर और मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, ये सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में आप जिस लेवल पे होते हैं ना, आपको वही लेवल अगले 2 साल तक मेंटेन करके रखना है। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो आप डेफिनेटली IIT NIT या मेडिकल कॉलेजेस के लिए बने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ना इतना मेहनत नहीं कर सकता, मुझे तो सुबह 9 बजे सो के उठता हूँ ना, ठीक है, मैं तो आराम से दिन में 4 घंटे टीवी देखना चाहता हूँ, 2 घंटे दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ, 3 घंटे दोस्तों के साथ पिक्चर देखना चाहता हूँ, पिकनिक जाना, सारी चीजें करना चाहता हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका IIT और NIT और मेडिकल जैसे कॉलेज में सिलेक्शन, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ औरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप IIT NIT और मेडिकल जैसे कॉलेज में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये तो बात होगी कि ठीक है सर, हम लोगों में ये सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग ऑनेस्टली हमारे टीचर की बात सुन सकते हैं और ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, तो फिर आप डेफिनेटली ये सब कर सकते हो। लेकिन ठीक है बच्चों, तो ओके, तो मैं ये जो वीडियो क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना, पहली बात तो ये हमारा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जब हम लोग वीडियो लेक्चर थ्रू बच्चों तक जा रहे हैं। लेकिन पिछले 6 साल तक हम लोग फिजिकली ही पढ़ाते हैं, और यकीन मानो मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकली पढ़ने में जो मजा है वो ऑनलाइन पढ़ने में उतना मजा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बचपन से आदत है कि हमें हमारा टीचर सामने चाहिए, सामने आके पढ़ाना चाहिए, जो डाउट्स है हम डायरेक्टली पूछ सके सर को, ये फिजिकली आदत है। बट अब कंडीशन ऐसी है कोविड-19 की वजह से कि सारी दुनिया अपने घरों में बंद है, बट हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कंटिन्यूसली ब्लैंक रहे, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि हमें JEE पढ़ना है, हमें महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी करनी है, हमें CBSE की तैयारी करनी है, सिलेबस काफी वास्ट होता है, ठीक है ना, सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो हमें जल्दी से मूव ऑन करना है, इसलिए हम लोगों ने ये क्लासेस को स्टार्ट कर दिया। तो अब क्लासेस को स्टार्ट कर दिए, क्लासेस में पढ़ाया क्या जाएगा, तो मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, फिजिक्स के बारे में बताएंगे, बायो के बारे में बताएंगे। तो जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है या जो मेरे पढ़ाने की मेथड्स है, जब भी मेरे पास बच्चे नए आते हैं, मतलब 10 पास आउट होने के बाद जब बच्चे आते हैं, तो उनको सबसे पहले 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाता हूँ। फाउंडेशन, अब फाउंडेशन पढ़ाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चे 90-95% आ रहे थे, तो उनका फाउंडेशन तो बहुत स्ट्रांग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बच्चे 65-70 के रेंज के होते हैं, उनका फाउंडेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ठीक है ना, उसका जो फाउंडेशन है दुनिया के सबसे, मेरे ख्याल से 154 या 158 के आसपास उसका फ्लोर है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की, उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो तकरीबन 50 मीटर के आसपास है, 50 मीटर्स डाउन है वो, तब जाके वो इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई। मतलब आप सोचो कि जब बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करने तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी, जितना फाउंडेशन वीक होगा बिल्डिंग गिरने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन तैयार करेंगे। जब आपका ये फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा तो यकीन मानो आपको 11-12 का सिलेबस कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल सिलेबस है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफी सिंपल है। और स्पेशली स्टेट बोर्ड और CBSE की JEE का थोड़ा सा हाई लेवल है, बट आप लोग अगर बहुत बेसिक से करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, बहुत डेडिकेशन के साथ करते हो, तो JEE का आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर आप ये फाउंडेशन में क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फाउंडेशन में मेरे पास जो तकरीबन 13 to 14 डेज के टॉपिक है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो मेरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको मुझे तकरीबन 2 दिन लगेंगे पढ़ाने के लिए। दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसको 1 दिन में फिनिश हम इजीली कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी 1 दिन में हो जाएगा इजीली। फोर्थ टॉपिक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना, 2 दिन कंप्लीट लगेंगे। पांचवा टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको मुझे 1 दिन लगेगा। 6th टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें 2 डेज के आसपास लगेगा। और 7th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको भी तकरीबन 2 दिन के आसपास लगेंगे। तो ऐसा कि 14 to 15 डेज का फाउंडेशन है। जब आप ये फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग बना लोगे, उसके बाद हम डायरेक्टली 11 के फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। और देखना जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना, तो आपका 11 का फर्स्ट चैप्टर कितना आसान लगता है। तो इसलिए फाउंडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ा है, मुझे पता है कि आप लोगों ने 8, 9, 10 में इस चीजों को बहुत पढ़ा है, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है, उनको अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग हमारा पहला फाउंडेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। ओके, तो हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। बहुत से लोगों ने नंबर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा होता है, ठीक है, बहुत से बच्चों को पता होता है कि नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर क्या, बट मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ। अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गई तो आप जिंदगी में कभी नंबर सिस्टम नहीं भूल सकते हो, ठीक है।
जैसे कि अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 2 कौन सा नंबर है, 2, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नेचुरल नंबर है, कुछ बच्चे बोलेंगे होल नंबर है, कुछ बच्चे बोलेंगे इंटीजर है, तो अब कंफ्यूजन चालू होगा। अब मैं आपको कहूँगा 1/2 क्या है। अच्छा, तो आप 1/2 बहुत से लोग गड़बड़ कर देंगे, कुछ लोग इंटीजर बोलेंगे, कुछ बोलेंगे फ्रैक्शन नंबर। तो यही सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको नंबर सिस्टम को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ उसको अच्छे से समझो। अगर डायग्राम क्लियर हो गई तो आपको नंबर सिस्टम आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को दूसरा वर्ड काउंटिंग नंबर भी है। काउंटिंग नंबर बोलते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 1 पर्सन आप काउंट कर सकते हैं, 2 पर्सन काउंट कर सकते हैं, 3 पर्सन काउंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे ना 2.5 पर्सन बताओ, 2.5 पर्सन बताओ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर रुको अभी हम लोग आगे लेके आते हैं, देखो अभी इसको काटते आ जाएगा 2.5 नहीं, ठीक है। तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो नंबर नेचुरली प्रेजेंट है, आप देख सकते हो ना, 1 चेयर देख सकते हो, 2 चेयर, 3 चेयर। कभी आपने जिंदगी में 3.5 चेयर देखे क्या, ठीक है, या 3.2 पर्सन दिखाओ तो पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है ना। या 0 पर्सन दिखा दो तो भी नहीं, मिस्टर इंडिया सर 0 नहीं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देता हूँ, नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर देता हूँ, 0, मतलब 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इनको हम लोग कहते हैं होल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इनमें मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देता हूँ, जैसे -1 -2 -3 -4। तो अब इस पूरे इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, इस पूरे इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना कौन किसके अंदर है। सबसे पहले नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, फिर होल नंबर इंटीजर के अंदर है। यानी कि आप लोग 1 2 3 को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो, इंटीजर भी बोल सकते हो। 0 1 2 3 को आप होल नंबर भी बोल सकते हो, इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब उसके बाद में कुछ फ्रैक्शन नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे 1/2, कुछ डेसिमल नंबर ऐड कर देता हूँ, 0.3 -4.5 -1/5, ऐसा नंबर। इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर के लिए वैसे तो कोई स्पेसिफिक अल्फाबेट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को, जो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर होल नंबर में है, होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर में है, इंटीजर रैशनल नंबर में। तो क्या मैं 3 को, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं 3 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, 3 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर जो है वो कंप्लीटली किस में आ गया, रैशनल नंबर में आ गया। तो क्या मैं 0 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, 0 को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। क्या मैं -1 -2 -3 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या मैं 1/2 0.3 -4.5 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। बट क्या मैं 0.3 को इंटीजर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। 0.3 को होल नंबर नहीं बोल सकता हूँ, 0.3 को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता हूँ। यानी कि इन सभी नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट इन सभी नंबर को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते,
ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब उसके बाद होते हैं कुछ ऐसे नंबर जैसे कि √2, √3। अच्छा, आपको ये बात बता दूं, √4 जो है ये भी रैशनल नंबर है। मतलब जिन नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर रूट प्रेजेंट है वो रैशनल के कैटेगरी में जाएंगे, जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट प्रेजेंट नहीं है वो इरैशनल नंबर के कैटेगरी में जाते हैं। इरैशनल नंबर √2, √3, पाई, ठीक है, 1/√3। उसके बाद क्या है √5, ये सब क्या है इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर -1 -2 -3 0 1 2 3 ये होते हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन नंबर भी आएंगे, डेसिमल नंबर भी आएंगे, नेगेटिव डेसिमल नंबर भी आएंगे, ये सब भी आएंगे। तो ये सब क्या है रैशनल नंबर है। और ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट प्रेजेंट नहीं है। और एक पाई है, पाई भी क्या है इरैशनल नंबर है। ठीक है, और अपन इसको डिटेल में देखेंगे इरैशनल और रैशनल को। फिलहाल आप अभी ये समझ के रखो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या रैशनल नंबर, और ये सभी के सभी क्या है इरैशनल नंबर है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के जो नंबर मिलता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब रैशनल और इरैशनल को मिला दिया जाए तो कौन सा नंबर सिस्टम बनता है रियल नंबर सिस्टम। और अब तक मतलब आपके क्लास 10 तक के सिलेबस में अगर कोई सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है तो वो होता है रियल नंबर। ठीक है, 11th में इससे भी है एक, और एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो रियल नंबर से भी बड़ा है। पर अभी के लिए हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम इट इज अ मर्ज ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इरैशनल में कौन से नंबर आते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों ने डायग्राम के थ्रू ये सारी चीजों को समझा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर कट है तो आप लोग अब इसके बाद शायद कंफ्यूज ही ना हो कभी कि अगर किसी ने पूछा तो √2 क्या है, √2 अच्छा √2 इरैशनल नंबर। ठीक है, √4 क्या है, √4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट प्रेजेंट है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर भी, इंटीजर भी, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी। ठीक है, अच्छा कुछ दूसरे तरीके से क्या 4 रियल नंबर है। अच्छा, क्या 4 रियल नंबर है, हाँ 4 तो रियल नंबर है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम रियल नंबर है। मतलब दुनिया के सारे नंबर किस में आ जाएंगे रियल नंबर में आएंगे। और अच्छे से समझेंगे कि और अच्छे से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके जो नोट्स है मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में अपलोड भी कर दूंगा, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है, सारे बच्चों को पता है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है, और अभी बता भी दिया। नंबर which start from 1 and end which not defined। ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम या सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या, सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 and end is not defined। मतलब कुछ नंबरों का सेट जो स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। या दूसरा तरीका क्या है इसके डेफिनेशन का, होते काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सेकंड डेफिनेशन क्या है, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तीसरा है इंटीजर, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर इसमें 0 भी आता है, 1
2, 3 और -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन? इंटीजर्स। इन सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब ध्यान से सुनना इसमें। इंटीजर क्लियर हो गया सबको? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी और इधर अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब इसमें भी देखो, इंटीजर में भी इंटीजर्स में भी 4 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है ना, बहुत बेसिक टॉपिक है। इसका यूज आपको पता चलेगा तो इसका यूज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक में होगा, बहुत सी जगह होगा। तो इंटीजर में भी 4 टाइप के इंटीजर है। सबसे पहले है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, वर्ड को अच्छे समझो। पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और उसके बाद है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मुझे लगता है कि ये शायद आपने कभी सुना नहीं होगा या कुछ बच्चों ने सुन के भी रखा होगा। नेचुरल नंबर तो सबने सुना है, होल नंबर भी सुना है, इंटीजर भी सुना है। अभी चार देखो, पॉजिटिव इंटीजर, देखो वर्ड में ही छुपा है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कहां से? पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहां से? 1 से, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाले नहीं। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाले नहीं। तो पॉजिटिव वाले नहीं तो मतलब कौन से? 0, -1, -2, -3 अप टू इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी तक। देखो, ठीक है, वर्ड पे जाओ, वर्ड पे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सिर्फ पॉजिटिव, इसमें 0 नहीं आएगा, 0 नहीं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सिर्फ पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव नहीं मतलब देखो 1, 2, 3 हट जाएंगे, 1, 2, 3 हट गए, 1, 2, 3 हट गए, क्या बचेगा? ये बचा आपके पास 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर, अब नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव इंटीजर वर्ड पे देखो, वर्ड पे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले इंटीजर यानी कौन से? -1, -2, -3 एंड सो, ठीक है। उसके बाद क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं मतलब कहां से? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। आई होप कि आपको चारों समझे होंगे। आप सिर्फ वर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। इंटीजर क्या होता है? माइनस, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंफिनिटी से -3, -2, -1 फिर 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। ये होते हैं इंटीजर। अब हम लोग क्या देते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहां से? हम लोग 1 से, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप यकीन नहीं करोगे कि जिस नंबर को आज तक आपको समझते नहीं थे, 0, देखो 0 ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करेगा, ठीक है। 0 प्रॉब्लम, आज तक हम 0 क्या था? अरे 0 कुछ नहीं है, 1 में ऐड करो 0 तो 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 आता है। 0 क्या कर लिया, बट 0 बहुत कुछ करने वाला है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं मतलब ये हो जाएंगे 0, -1, -2, -3, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले इंटीजर को स्टार्ट कहां से होंगे? -1 से, -1, -2, -3। और नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं, तो स्टार्ट कहां से होंगे? 0, 1, 2, 3 से अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटीजर और उसके जो 4 टाइप है वो क्लियर हो गए होंगे, ओके, ठीक। तो आई होप सो कि आप लोगों को इंटीजर्स और उसके टाइप समझ होंगे, नाम से ही आप लोग इजीली बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? चलो ध्यान से देखो डेफिनेशन।
a number which is expressed in the form of x by y. A number which is expressed in the form of x by y, where x and y are integer. x and y क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए. and y is not equals to 0. y is not equals to 0. मतलब देखो डेफिनेशन देख लो, किसी भी नंबर को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? x बाय y के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हो, x और y क्या होनी चाहिए? x और y इंटीजर होने चाहिए. y कैसा नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. तब जाकर उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं. मतलब क्या 2/3 क्या 2 इंटीजर है? हाँ है. 3 इंटीजर है? हाँ है. तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया. अच्छा तो फिर 3 कैसे रैशनल नंबर हो गया? कहा ना इसके डिवाइड में क्या है? 1. अच्छा ठीक है. 4 के भी डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है. तो ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर. अच्छा रूट ऑफ 4 कैसे रैशनल नंबर हो गया? रूट ऑफ 4 यानी होता है 2. रूट ऑफ 4 यानी क्या होता है? 2. और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1. तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अगर आप किसी नंबर को x बाय y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर. ठीक है. कुछ बातें ध्यान रखना कि x और y क्या होना चाहिए? इंटीजर. x और y क्या होना चाहिए? इंटीजर. y कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ओके ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इवन नंबर. ठीक है ना. सबको पता है इवन नंबर क्या होता है? क्या होता है? पता है सबको? नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2. अगर किसी नंबर को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं. जैसे कि 2, 4, 6, 8. ठीक है ना. एंड सो ऑन. ऐसे सारे नंबर इधर भी रहेंगे. -2, -4. ठीक है. ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर. सारे के सारे क्या है? इवन नंबर. ओके ठीक है. उसके बाद ऑड नंबर भी सबको पता ही है. ऑड नंबर को हम कैसे बोल सकते हैं कि जो नंबर इवन नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है. 1, 3, 5, 7, 9. मतलब जो नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, जिन नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उन नंबर को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर. उन नंबर को कहते हैं ऑड नंबर. जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि जितना आज तक कभी 0 ने आपको परेशान नहीं किया, अब 0 आपको परेशान करना चालू करेगा. ठीक है ना. अब बात करता हूँ मैं कि 0 क्या है? 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ये बताओ. 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर? सर इवन नंबर ऑड नंबर तो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 0 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर. नॉर्मली हम लोग 0 को क्या करते हैं ना, इवन नंबर के कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं. क्यों? फिर से एक बार सुनो कि इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिनको अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं. ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. और ऑड नंबर ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो क्या मैं 0 को ध्यान से सुनना, क्या मैं 0 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? 0 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? बेस कर सकता हूँ. क्या मैं 0 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 0 आएगा. तो 0 को हम लोग कौन से कैटेगरी में लेते हैं? इवन नंबर के कैटेगरी में लेते हैं. अरे बाप रे, ये तो आज तक कभी सुना नहीं था. आज तक कभी तुम लोगों ने पूछा नहीं. ठीक है ना. अपने टीचर से शायद ये चीज आपने कभी पूछी नहीं होगी कि सर 0 कौन से कैटेगरी में आएगा. बट हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग यही समझ के चलते हैं कि 0 इवन नंबर के कैटेगरी में है. ठीक है. तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. ओके ठीक है. नेक्स्ट इसको आते हैं प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. ठीक है. प्राइम नंबर क्या होता है? सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में पता होगा. सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी, सब अलग अलग करेंगे. कोई बोलेगा कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है. ठीक है ना. कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है उसको होता है प्राइम नंबर. जैसे कि 2 हो गया, 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है. 3 भी खुद के टेबल में आता है. 5 भी खुद के टेबल में आता है. 6 भी खुद के टेबल में आता है नहीं.
6 खुद के साथ साथ 3 के टेबल में भी तो आता है ना, 6 प्राइम नंबर में, 7 भी खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में बिलोंग करते हो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। एक और डेफिनेशन ये भी है कि ऐसे नंबर जिनको हम सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिनको हम 1 से या इटसेल्फ उन्हें नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 2 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। 2 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। डिवाइड करने के बाद परफेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। 2 3 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 को मैं खुद से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 भी एक प्राइम नंबर। 4 नहीं, देखो कैसे 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 को 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं। तो ऐसे नंबर जिनको हम 1 से या उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उन नंबर को हम लोग क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 9 होगा क्या, 9 होगा नहीं, 11 13 17 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। अब इन सारे नंबरों में देखिए खास बात है, सारे नंबरों में खास बात ये कि 3 से लेकर आगे के सारे नंबर ऑड है, 3 से आगे के सारे नंबर ऑड है। 4 ही एक ऐसा एक लौता एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन है। मतलब आपको कभी ऐसा किसी ने पूछा कि बताओ एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, जो एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर वो है 2 और बाकी सारे ऑड नंबर है। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, ठीक है, तो आप लोगों ने प्राइम नंबर तो समझ लिया। क्या होता है प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम 1 से या उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको होता है प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक शायद नया वर्ड आपके लाइफ में आए, इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, वह है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता हो। ध्यान से सुनना, 2 consecutive prime number whose difference is 2। मतलब दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता हो। तो अगर मैं बोलूं कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो क्या ये ट्विन प्राइम है क्या मैं इसको ट्विन प्राइम बोल सकता हूँ क्या, ट्विन प्राइम नंबर बोल सकता हूँ क्या। आपको क्या लिखना, क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है, 2 और 3। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, लगातार वाले का। हाँ ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव। इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 3 - 2 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। अच्छा, 3 और 5, क्या 3 और 5 प्राइम नंबर है? देखो, 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर whose difference is 2, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3 और 5, क्या 3 और 5 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है क्या? कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार वाले प्राइम नंबर है, हाँ है। क्या इनका डिफरेंस 2 आता है? हाँ, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम है। 5 और 7, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, कॉन्सिक्यूटिव भी है, डिफरेंस भी 2 आएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूं 7 और 11, 7 और 11 क्या एक कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार प्राइम नंबर है, एक के बाद एक। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11 क्या था? ठीक है, दोनों कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का, लेकिन डिफरेंस इसका 4 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है क्या? पहले तो देखो, 11 और 13 प्राइम नंबर है, हाँ है। कॉन्सिक्यूटिव है, हाँ है। डिफरेंस 2 है, हाँ है। ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव ट्विन प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है, उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ओके, ठीक है।
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और प्राइम नहीं हो, एक ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और प्राइम नहीं हो। सोचो सोचो, 1 से ग्रेटर 2 3 4 5 6 7 ये सब, और उनमें से प्राइम नंबर नहीं। 1 से ग्रेटर में 2 आएगा, पर 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 2 नहीं आएगा। 1 से ग्रेटर में 3 आएगा, 3 प्राइम नंबर है, ये भी नहीं। 1 से ग्रेटर 4 आएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या? नंबर विच इज ग्रेटर देन, नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट प्राइम नंबर। नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1, ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 4 1 से ग्रेटर है, 6, ठीक है। उसके बाद है 8 10 12, ये सारे नंबर, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो ना आप सीधा सीधा कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो क्या रहेंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। कौन सा नंबर हो गए? कंपोजिट। अब मेरा एक नोट आप लोग ध्यान रखना, आपको बहुत काम में आएगा ये आगे चलकर। 1 के बारे में, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, ठीक है। तो आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपकी इमेज, ठीक है, इमेज, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर। इरैशनल की तो अपनी एक अलग दुनिया होती है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? क्या बनता है? रियल नंबर बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको रियल नंबर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि वीडियो लेक्चर का एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं, पर वीडियो लेक्चर का एक एडवांटेज भी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं समझा, ठीक है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझा, तो आप क्या कर सकते हो? उसको रिवाइंड करो, वो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से एक बार चला के देखो, फिर भी नहीं समझा, फिर एक बार रिवाइंड करो। ऐसा 3-4 बार आप लोग तब तक कर दीजिए जब तक आपको क्लियरली ना समझे। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ये जो वीडियोस डाल रहे हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, और खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका 10th हो चुका है और 11th में अब जो एंट्री करने वाले हैं उनके लिए ये बेसिक फाउंडेशन है। कितने दिन का बेसिक फाउंडेशन है? 11 to 13 डेज का आपका बेसिक फाउंडेशन रहेगा। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली किस पे जंप करेंगे? हमारे 11th के सिलेबस पे जंप करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर हम लोग 11th में तो जाने का हमने सोच लिया, हमको ना ये कंफ्यूजन है कि हमने बुक कौन से रेफर करनी चाहिए, ठीक है, बुक कौन से रेफर करनी चाहिए। तो आप जैसे कि सीबीएसई के बच्चों के लिए मैं पहले बता दूं, मतलब जो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक आरडी शर्मा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व करनी है कंप्लीटली, उसके बाद आरडी शर्मा सॉल्व करनी है। ये 2 सॉल्व कर लिए तो बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे सोचते सर ये 2 से ना हमारा पेट नहीं भरता, हमें तो और एक आधी पता, तो उनके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हॉट क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल जाएगा। तो ये 3 बुक आप सीबीएसई वाले बच्चे रेफर कर सकते हो। उनसे एनसीईआरटी तो करना ही है, आरडी शर्मा भी करना ही है, और एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेट बोर्ड के बच्चे की, सर हम तो सिर्फ स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड के लिए भी जो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है उसको डाउनलोड कर लो आप। अब तक फिजिकली अवेलेबल नहीं है बट वो ऑनलाइन प्रेजेंट है, तो मैं उसके आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी 10 से 15 दिन का आपको कुछ इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 10 से 15 दिन बेसिक ही चलाने वाले, ठीक है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए कि आप टेक्स्ट बुक एक डाउनलोड कर सकते हो, या टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक, उसके बाद दूसरा आप जैसे किसी कोचिंग में जाते हो तो उस कोचिंग के नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है।
कोई कोचिंग, जैसा हम लोग फिजिकली नोट्स देते हैं, ठीक है, तो वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, ये 3 चीजें आपको करनी है। एक टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कोचिंग क्लासेस जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं सफिशिएंट होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास पिछले 10 साल के पेपर सेट होने चाहिए। हम लोग हमारे बच्चों को 10 साल के पेपर सेट पहले ही दे देते हैं, ताकि जब कोई पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग उसी के बाद सडनली उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हो गया स्टेट बोर्ड के लिए। अब आते जेई वालों के लिए। तो जो जेई वाले मतलब सर हम तो सिर्फ जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, जेई की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो जेई वाले हैं उनको आपका जो पर्सनल बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड उसको क्लियर करो, ठीक है। आप एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी की बुक ऐड कर सकते हो, ठीक। और 2 रेफरेंस बुक मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगेज या फिर अरियंत, दोनों भी नहीं, दोनों एक साथ नहीं। आप या तो सिंगेज प्रेफर करो या तो अरियंत प्रेफर करो, ठीक है। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, तो आप इससे क्या हो कंफ्यूज हो जाओगे। आप या तो सिंगेज की बुक यूज करो या तो अरियंत की बुक यूज करो, दोनों में से कोई एक। इतना कर लिया तो आपके लिए जेई बहुत सफिशिएंट है। तो सिंगेज और अरियंत ऐसी बुक है जिसको आप डिटेल में नॉलेज ले सकते हो, उसके न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे है, ठीक है ना, हाई थिंकिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज हमने हमारा क्या नंबर सिस्टम ये टॉपिक कंप्लीट किया। कल हम लोग कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस है आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। तीसरी चीज, जब वीडियो आप जो देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज उसको लाइक करो, और अपने जो फ्रेंड्स है जो अभी लोग 10th में है और जो भी 11th में मूव करने वाले उनको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका फ्रेंड्स इनको देखें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनका नॉलेज बढ़े, बेसिक फाउंडेशन उनका अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग यही पे स्टॉप होते हैं, ठीक है।